जी, तो बाखबर सवेरा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुल्क को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालने और तकाज़ों को पूरा करने के लिए 3 अहम बिलों की मंजूरी दी गई है और इनमें इंसदाद दहशतगर्दी जो है वो तीसरा तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो तरमीमी बिल है और साथ में इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल भी शामिल है और मनी लॉन्ड्रिंग बिल के तहत अब जुर्म के मुर्तकिब शख्स को कैद की सजा 10 साल तक दी जा सकेगी, जबकि 2.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। इसी तरह किसी भी सारिफ के अकाउंट की मॉनिटरिंग की जा सकेगी और मशकूक ट्रांजैक्शंस को तहकीकाती एजेंसी को रिपोर्ट किया जाएगा। इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामान को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि अपोजिशन लीडर्स और पाकिस्तान के मफाद एक दूसरे से मुतसादिम हैं। ये सोच ही रहे थे कि ब्लैकमेल करेंगे, मगर हम किसी दबाव में नहीं आए। क्या कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल हाउस में, आपको सुनाते हैं। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए आज। जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? पहले नैब में इन्होंने मिलकर अपना आदमी रखवाया, वो जो नैब चेयरमैन था, इन्होंने केसेस इनके बंद किए। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ही बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास में अपोजिशन ने काफ़ी एहतजाज भी किया और हंगामारी के बावजूद मुख्तलिफ बिल शिकवार मंजूर होते रहे। तरमीम मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट भी किया और असम्बली में बात करने का मौका ना मिलने पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी ऐवान से चले गए। शहबाज शरीफ ने बिलावल और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बिलावल भुट्टो का कहना था कि इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा। एहतजाज हुकूमत की मदद और समझाने के लिए था, अदालती फैसले के बाद मुशीर बिल पेश नहीं कर सकते। इसी तरह शहबाज शरीफ बोले कि पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। गैर पार्लियामानी रवैया स्पीकर का पूरी ऑपोजिशन उसको भरपूर कंडेम करती है, मजम्मत करती है, क्योंकि उन्होंने आज रेड लाइन क्रॉस कर दी। उन्होंने असम्बली की तमाम जो पार्लियामानी रवायात हैं उनको उन्होंने आज रोल दिया। जो लीडर दी ऑपोजिशन है उसको भी स्पीकर ने बात करने की इजाज़त नहीं दी। शहबाज शरीफ ने एक इस हवाले से बात करते हुए कहा कि स्पीकर ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ऐवान में इजहार ख्याल करने के लिए फ्लोर दे दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जिसने तरमीम की तजवीज़ नहीं दी वो कैसे बोल सकता है। जी बिलावल साहब प्लीज, जी बिल पे बात कर ले प्लीज। जिस मोजेस मेंबर ने अमेंडमेंट मूव की हुई है उसको आप मौका दे सकते हैं। अगर बिलावल जरदारी की अमेंडमेंट है तो जरूर बात करें, अगर उन्होंने अमेंडमेंट मूव नहीं की हुई तो कैसे बात करना चाहेंगे वो? और ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर तंज किया कि जिस तरह आप हाउस चला रहे हैं इससे हाउस की इज्जत में इजाफा ही हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर खड़े हैं, आप बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। उनका क्या कहना था ऐवान में, आपको ये भी सुनवाते हैं। कौन सी अमेंडमेंट है ये भी पता नहीं है जी। विच अमेंडमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये 10-12 अमेंडमेंट है, वेयर आर वी? आप जिस तरह हाउस चला रहे हैं इस हाउस की इज्जत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। यहाँ लीडर तो अपोजिशन खड़े होते हैं, लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी खड़े होते हैं, आप उनको वक्त नहीं रूल्स के बताओ। पहले आपने जनरल डिस्कशन करनी है बिल पे। मेरा काम है आपको रूल बताना। करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? आपने जनरल डिस्कशन होनी है। अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं आप? रूल 126
और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शहबाज साहब, कल पार्लियामान में जो कुछ हुआ हम सबने देखा, मुश्तरका इजलास में एक बार फिर अपोजिशन ने आउट कर दिया, हंगामा आराई हुई। कौन से मुतालबात थे आपके ख्याल में जो पूरे नहीं हुए? देखिए, आप सबको पता है कि अपोजिशन बहुत देर से फैटफ के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही थी कि फैटफ के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्स ना आएँ। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से पापड़ वाले, रेडी वाले, मुश्ताक चीनी, इनके नामों पर आवाम का पैसा लूट के मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। वो इतनी बड़ी अमाउंट मनी लॉन्ड्र की गई कि वो फ्लैग हुई इंटरनेशनली, और उस वजह से हम पाबंदियों की जद में गए। अब इवेंचुअली जब हमसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप ट्रांसपेरेंट लॉज बनाएं और पूरी दुनिया के तमाम तकरीबन महज़्ज़ब मुल्कों में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। मीन वो एक क्रिमिनल जुर्म उसको समझा जाता है, उस पर पुलिस पकड़ के आपको इन्वेस्टिगेट करती है। हमें वही करना पड़ना था, वही रिक्वायरमेंट थी से पूरी दुनिया में है कि आप भी ये लॉ बनाएं, और ये चाह रहे थे कि ये लॉ ना बने क्योंकि अगर ये लॉ रह जाएगा या बन जाएगा तो जो शहबाज शरीफ साहब उनके बेटों ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है उसमें उनको सजाएं होंगी। और ये पहले से मुकदमे बने हुए हैं, हमने नए नहीं बनाए। इनका दिल ये था कि नैब को बंद कर दें, अमेंडमेंट्स दी थी। ये फैटफ के ऊपर हमें हमारा बाजू ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि फैटफ की आड़ में हम करप्शन पे इन्हें NORO दे दें और कंप्रोमाइज़ कर दें। वही आज सारा रौला गोला था कि किस तरीके से करप्शन में से निकल जाएं, लेकिन हमने उसको आज आपके सामने नाकाम बनाया। और मैं सलाम पेश करता हूं उन 36 लोगों को अपोजिशन के जो नहीं आए, जो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। उन्होंने इनकी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का साथ देने की बजाय उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। और क्योंकि हमने उनसे अपील की हुई थी, हमने तमाम अपोजिशन से अपील की हुई थी, तमाम मेंबर से, सवाए इनकी जो अगली सफ़ के लोग हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी की, उनसे हट के तमाम लोगों से अपील की थी कि आज बड़ा ही डिसाइसिव डे है। आप सोच लीजिए कि आपने खड़े होना है उन चोरों लटेरों के साथ जो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं, या आज आपने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उन लोगों के सामने थी, इनका तमाम माजी उनके सामने था, वो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहेगा कि कल ऑपोजिशन को देखा कि ऑपोजिशन लीडर रहनुमा हैं, जब वो एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने एक पॉइंट भी रेज किया। वो कह रहे थे कि जो बिल पास किए गए इनमें बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उनमें उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। आपका कॉमेंट लेना चाहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि स्पीकर ने तो रूल्स के तहत चलना होता है, ख्वाहिशात के तहत नहीं चलना होता। स्पीकर ने जो भी रूलिंग दी, जो भी उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, जो हाउस के रूल्स हैं उनके तहत आज हाउस को चलाया। और आपके सामने था सब कुछ, आप सब लोगों ने टेलीविज़न पे देखा। ये बहुत देर से बिल आए हुए हैं, ये बिल वो हैं जिन पे बहस हो चुकी हुई है, और कौमी असम्बली में इन्होंने इस बिल को पहले पास हुआ कौमी असम्बली में, और सेनेट में इन्होंने इसे रिजेक्ट किया, सेनेट से पास नहीं होने दिया। इस पे बहस हो चुकी थी, सब हो चुका था। अब इन्होंने इस पे क्या बात करनी थी, कोई नया बिल तो था नहीं। और वैसे भी जब वोटिंग हो जाए तो उसके बाद वहाँ रूल पढ़ के बताया गया कि उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, सिर्फ अमेंडमेंट जिसने जमा करवाई हो वो बात कर सकता है, वैसे बात नहीं हो सकती। तो ये रूल्स बड़े क्लियर वहाँ पे कर दिए गए, लेकिन इनका कव्वा सफ़ेद था, ये मैं ना मानू वाली बात है, इन्होंने यही करना था। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे इस हवाले से कि जी हुआ क्या। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये पहले समझने की ज़रूरत है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मिसाल के तौर पे जी आपने एक मुल्क है, उसका नाम है, लेट्स से, हम किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकते वरना ऐसी वो आ जाएगा। लेट्स से एक मुल्क है, उसका नाम है सरगोदारान। सरगोदारान में आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं भाई, एक अपने हुंडिया वाले को फ़ोन करते हैं, उसे कहते हैं भाई मुझे ना ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में या किसी और ऐसी कोई टैक्स हेवन है वहाँ पे मुझे पैसे प्रोवाइड कर दो। वहाँ वो बंदा आपको पैसे ट्रांसफर करता है, वहाँ से कंपनी खोल के सरगोदारान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सरगोदारान का कोई लॉ वायलेट नहीं हुआ, लेकिन बैंकिंग चैनल अवॉइड हुआ पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान में ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। और अब ये ऑफेंस है, बिल्कुल बहुत बड़ा ऑफेंस है, और इस पर आपको हो सकती है 10 साल कैद और साथ में 2.5 करोड़ जो है वो जुर्माना भी होगा। ऐसे अनाउंस जैसे फहद मुस्तफा अनाउंस करता है ना 10 साल कैद आपके लिए, तो वो लेकिन मेरे ख्याल से मतलब जहाँ जी बहुत बड़ा मतलब क्राइम है तो शायद 10 साल हो सकता है, कम हो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ताकि बाकी लोगों को आइडिया हो कि जी हमने ऐसी चीज नहीं करनी। खैर जी, इसी वाले से बात करेंगे। डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिक्स एंड नेशनल अफेयर्स डॉक्टर उस्मान चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो 3 बिल जो मंजूर किए गए हैं, कितना
जरूरी था इनका मंजूर होना और क्या अहमियत है इनकी? जी, इनका पास होना ज़रूरी तो था क्योंकि इनमें चंद तरामीम थी जो कि दरकार थी। FATF की ज़रूरियात सख्त हो गई थी और ये काफ़ी गैप्स फिल करते हैं, मसलन औकाफ की ओवरसाइट और इस तरह की स्पेसिफ़िक चीज़ें। लेकिन कानून साजी और फिर उस कानून को नाफिज करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, ये एक बहुत खुश आइन और मुस्बत कदम था कि यकसा होकर हज़ब इख्तलाफ और सरकार ने मिलकर ये पास किया है। लेकिन इसको जब नाफिज किया जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि ये कितना मुअस्सर है। अच्छा, अब ज़रा ये भी बता दें कि जो ऑलरेडी मुल्क में जो आमला मौजूद है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद था, उसमें तरमीम की गई हैं। आपके ख्याल से इन तरमीम से अब कानून मजीद सख्त हुआ है या अभी भी कोई ऐसे लूप होल्स हैं जिनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है? मैंने सुना है कि जो हवाला हुंडी की इकॉनमी है उसका वॉल्यूम पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर का है। इतनी बड़ी इकॉनमी एक लॉ से बाईपास हो सकती है, सेटल डाउन हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये हवाला और हुंडी का सिस्टम अभी भी जो है बहुत अट्रैक्टिव होता है काफ़ी लोगों के लिए, बदकिस्मतन। इसमें फिर जो हमारी आवाम है, इसमें सियासतदानों का इतना हाथ नहीं जितना आवाम का एक ज़िम्मेदाराना रवैया करना दरकार है, क्योंकि वो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं फ़्लो ऑफ फंड्स के लिए। और एक कानून मतलब तैयार करके कानून साजी से बात पूरी नहीं होगी, इसको फिर नाफिज करना है, इन्फोर्स करना है, और इन्फोर्समेंट के लिए फिर पावर्स चाहिए हैं। वैसे आप देखें तो पहले भी बहुत अच्छी ऑर्डर की गई थी पिछले 40 साल में, लेकिन उनको चूंकि नाफिज नहीं किया गया तो उस वजह से हम इस मोड़ पे आज खड़े हैं। मुझे एक बात बताइएगा। देखिए, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में टैक्स कल्चर इतना आम नहीं हुआ। अभी गुज़िश्ता 3-4 साल में ज़रा इस पे काम शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता सख्ती हो रही है। किसी भी शख्स की, अगर मैं ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन अगर किसी भी शख्स को रैंडमली देखा जाए तो उसकी किताबें, उसकी बुक्स 100% क्लीन नहीं है। कोई बहुत ही शाज़ो नादिर केस ऐसा होगा। ऐसे मौके पे क्या आपको लगता है कोई टाइम फ्रेम देना कि जी अगर 2017 से पहले किसी की किताबों में कोई गड़बड़ है तो वो माफ़ है, और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ है तो उसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है? आपके ख्याल से ऐसा कोई टाइम फ्रेम इसमें देना चाहिए था? जी, उसमें ट्रेड ऑफ्स होते हैं। अगर आप एक टाइम फ्रेम देते हैं तो फिर ये शायद आपको टाइम फ्रेम्स आगे भी बढ़ाने पड़े। एडजस्टमेंट्स अगर आप करते हैं, एमनेस्टीज़ देते हैं तो उसका एक फ़ायदा होता है, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि आगे भी कोई एमनेस्टी मिल जाएगी तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एमनेस्टी आपके इंसेंटिव्स को डिस्टॉर्ट करती है काफ़ी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर उस्मान चौहान हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स, और वो बता रहे थे कि जी एमनेस्टी से जो है ना मामलात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल जी। अब जरा